जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि छुट्टियां बढ़ गई हैं, शायद ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है लखनऊ में, तो उसी के हिसाब से पहले वाले जो पहला वीक था, पहला सप्ताह था, उसमें मैथ हमने पढ़ी थी और इस वाले सप्ताह में, इस वाले वीक में हम लोग साइंस पढ़ना चालू करेंगे। पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, जैसे उसमें परसेंटेज के पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे थे, वैसे ही इसमें भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि शायद अभी तो विद्यालय नहीं खुलेगा, आपको जैसे कि 31 तक छुट्टियां हो गई हैं और शायद खुले या ना खुले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और ऑनलाइन क्लासें आपको यूट्यूब के माध्यम से ही मिलेंगी। तो खैर, आज पढ़ना चालू करते हैं। और हिंदी मीडियम का जो एक चैप्टर है, इंग्लिश वालों में तो खैर नहीं है, हिंदी मीडियम का एक चैप्टर है रक्त यानी ब्लड, और ब्लड को भी आज पढ़ना चालू करेंगे। ब्लड पढ़ना चालू करेंगे, रक्त पढ़ना चालू करेंगे। ये हिंदी मीडियम का खैर चैप्टर है, इंग्लिश मीडियम में ये चैप्टर नहीं है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ रहे हैं। ब्लड पढ़ना चालू करेंगे, जिसको हिंदी में रक्त कहते हैं और इसी को उर्दू भाषा में लहू कहते हैं। लहू कहते हैं, जिसको हिंदी में रक्त कहते हैं और उर्दू भाषा में लहू कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड सेरोलॉजी कहलाता है, यानी रक्त का अध्ययन करना सेरोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ ब्लड सेरोलॉजी कहलाता है और हीमेटोलॉजी कहलाता है, या इसे हीमेटोलॉजी कह सकते हैं, हीमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। रक्त का अध्ययन, हिंदी भाषा में रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? या तो आप सीरोलॉजी कह दें या हीमेटोलॉजी कह दें। सीरोलॉजी भी कह सकते हैं और हीमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। रक्त का अध्ययन करना सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट बात इसके बारे में, पहले पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 है, ब्लड का पार्ट 1 है, ब्लड का पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्योंकि ये छोटा नहीं है, ये काफी बड़ा है, इसलिए ये पार्ट नंबर 1 है और हिंदी भाषा में है, ताकि हिंदी भाषा वालों को जानकारी प्राप्त हो और अंग्रेजी भाषा वाले भी इससे कुछ ज्ञान ले लें। तो इसको हम हिंदी भाषा में पढ़ना चालू करेंगे। यह 1%, यह एक प्राकृतिक नेचुरल कोलाइड है, या एक नेचुरल कोलाइड है, या एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड का मतलब भैया आप सीख सकते हैं, जैसे कोलाइड इसको कहते हैं, सर खैर केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में आते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स होते क्या है? जैसे किसी भी चीज को आप छाने, वो पूर्णतः ना छने, उसका कुछ भाग छन्नी में ही रह जाए या छानने वाले में ही रह जाए, ऐसे भाग को कोलाइड कहते हैं। इसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं। जैसे आपने दूध छाना, दूध में क्रीम जो बच जाती है, उसी को हम लोग कोलाइड कहते हैं, जो पूर्णतः छनते नहीं है, पूर्णतः छनते नहीं है, उसका कुछ भाग उसी छन्नी में ऊपर जम जाता है, ऊपर रह जाता है, इसे ही कोलाइड कहते हैं। खैर ये केमिस्ट्री की बात है, लेकिन कोलाइड को अगर हम रक्त को छानेंगे तो पूर्णतः नहीं छनेगा, उसका कुछ भाग है जो छानने वाले भाग पर ही, पार्ट पर ही रह जाएगा, जिसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसके बारे में क्या लिखेंगे? या एक संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं जिसे, संयोजी ऊतक। या एक संयोजी ऊतक जो पूरे शरीर को जोड़कर रखता है। रक्त के ही माध्यम से पूरे शरीर में संचार चलता है, और यही संयोजी ऊतक का काम क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू का काम क्या है कि भैया यह पूरे शरीर को जोड़कर रखता है, इसे ही कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं।
इसका पीएच मान, पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच मान होता है 7.4 और आपको पता है कि 7 से ऊपर चले जाने पर, 7 से ऊपर चले जाने पर क्या होता है, बेस डिग्री यानी बेस होता है, और 7 से नीचे आने पर क्या होता है, एसिड होते हैं, और 7 पर न्यूट्रल होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या है, बेस है, क्योंकि 7.4 इसका पीएच है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, इसलिए ये बेस है। इतना भैया उतार लो। देखो 4 पॉइंट क्या कहता है कि मेल में और दूसरा नंबर फीमेल में, यानी मनुष्य नहीं कहेंगे भैया, पुरुष में और ये महिला में। पुरुष में रक्त का, एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है 5.5 लीटर होती है, तथा महिला में कितनी होती है, 5 लीटर होती है। 5.5 लीटर पुरुष में होती है और 5 लीटर होती है महिलाओं में। अच्छा, आधा लीटर कम ही क्यों, 0.5 कम ही क्यों होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी के कारण ही पुरुषों में 5.5 लीटर होता है और महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है, महिला में 5 लीटर के करीब रक्त होता है। तथा एक स्वस्थ, ये क्वेश्चन भैया बहुत बार पूछा जाता है कि अगर किसी का वेट के आधार पर आप कैसे किसी व्यक्ति के वेट यानी वजन के आधार पर आप ये पता कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उसमें कितना रक्त है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का आपको वजन पता होना चाहिए। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, किसी ने पूछ दिया हमारा वजन है जो 50 किलो है, हमारे अंदर मतलब हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, भैया जो ब्लड होता है किसी भी वयस्क के वेट का यानी भार का 7% होता है। ये फार्मूला है, किसी भी व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकालने का यह फार्मूला है, यानी किसी भी व्यक्ति का जो भार होगा, ठीक, उसी का 7% उसके शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है। जैसे किसी व्यक्ति का भार मान लो 50 किलो है, 50 केजी है, उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होगी, 50 केजी का 7%, यही ब्लड की मात्रा हो। जैसे 50 गुणे 7% हटाएंगे, अपान में 100 लगाएंगे, 0 से 0 चलाएंगे, 35/10 बचा। नीचे से 0 कैंसिल करेंगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे, यानी जो 50 किलो का जो व्यक्ति है, जो 50 किलो का व्यक्ति है, उसके शरीर में जो ब्लड की मात्रा है यानी खून की मात्रा है वो कितनी है, 3.5 लीटर। कैसे भी कितना भी वजन हो, 60 किलो दे दे, 70 किलो दे दे, कोई अगर पूछ दे 70 किलो का आदमी है, उसके शरीर में खून की मात्रा कितनी है, ब्लड की मात्रा कितनी, तो 70, इसी का 7%, 7/100, 0 से 0, 7/49/10, 0 हटाएंगे, 4.9 लीटर। यानी किसी भी जो 70 किलो का आदमी है उसके शरीर में जो ब्लड की जो मात्रा है 4.9 लीटर है। ठीक है, इतना नोट कर लो भैया, ये फार्मूला जरूर याद रखना, ये वाला। किसी के भी अगर शरीर में, किसी भी मनुष्य के, किसी भी महिला के अगर शरीर में आपको ब्लड की मात्रा बतानी है तो W गुणे 7%, W का मतलब वेट, भार, वेट मतलब भार, और भार का ही 7%, इतना ब्लड
होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्माण कहाँ होता है ब्लड का, जो होता है निर्माण कहाँ होता है, बनता कहाँ, निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण भैया दो जगह पर होता है ब्लड का। निर्माण दो जगह पर होता है, एक बोन मैरो, बोन मैरो, एक तो लीवर में होता है। रक्त का जो निर्माण है एक तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, एक तो होता है लीवर यानी यकृत में। अच्छा, बोन मैरो में किसका होता है? बोन मैरो अस्थि मज्जा का मतलब होता है भैया अस्थियों को, जो आप कभी अस्थियों के जो भीतर का पार्ट जाली जैसी भाग लगा होता है, जाली जैसा भाग लगा होता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है, वही अस्थि मज्जा होती है। कभी कभी आप अगर हड्डियों को तोड़ें तो उसके अंदर देखो जाली जाली टाइप से भाग पाया जाता है, उसी को हम लोग बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। अच्छा, जो जिनका जन्म हो चुका होता है, जिनका जन्म हो चुका होता है, उनका निर्माण, उनके ब्लड का निर्माण तो बोन मैरो में होता है। लेकिन एक लड़का जो कि भ्रूण में यानी एम्ब्रियो में पल रहा है, भ्रूण में, माता के भ्रूण में, पेट में पल रहा है, उसके अंदर तो हड्डी होगी नहीं। जब उसके अंदर हड्डी होगी नहीं तो बोन मैरो में उसका रक्त का जो निर्माण है वो होगा नहीं। तो जो भ्रूण में बच्चे होते हैं यानी एम्ब्रियो में जो बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण होता है, और उसमें जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में यानी जन्म के पहले रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में, भ्रूण में। ठीक, यकृत में आप बोल सकते हैं कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, उसके अंदर अभी जन्म नहीं लिया है, 2-3-4 महीने का बच्चा है, मतलब अभी उसके अंदर हड्डियों का भी अभी विकास नहीं होगा, हड्डियां भी नहीं आई होंगी, तब कहाँ खून बनता है, तब कहाँ ब्लड बनता है? तो लीवर में बनता है। जो जन्म ले चुके हैं उनके बोन मैरो में, जैसे ही जन्म लिया, जैसे पेट से बाहर आए, उनके जो ब्लड का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में चालू हो जाता है, यानी बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे जन्म के पूर्व, जब बच्चा एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण में होता है, भ्रूण में होता है, तब जो रक्त का जो निर्माण है, जब रक्त का निर्माण है, ब्लड का जो निर्माण है, वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। जन्म के बाद बोन मैरो में, हड्डियों को कभी आप तोड़ेंगे तो भैया उसमें जाली जैसा पार्ट मिलता है, जाली जैसा भाग मिलता है, जिसे ही हम लोग बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खैर उसको मिटाते हैं भैया। आगे बढ़ते हैं, खैर ये स्टोर कहाँ होता है, इसको स्टोर कहाँ किया जाता है? ब्लड स्टोर कहाँ होता है? बहुत लोग कहते हैं ब्लड है तो हार्ट में स्टोर होता है, लेकिन ब्लड स्टोर हार्ट में नहीं होता है। अगर ब्लड स्टोर हार्ट में होगा तो जब स्टोर होता है तो इससे
हृदय आघात का खतरा यानी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। तो ये स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा में स्टोर होता है। प्लीहा, प्लीहा पेट में नीचे की ओर स्प्लीन भी रहती है जिसे हम लोग प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन। ये स्टोर कहाँ होता है? ब्लड स्प्लीन यानी प्लीहा में स्टोर होता है। पेट, उदर, उदर, उदर का मतलब पेट ही होता है। ठीक, स्टमक, जिसे स्टमक कहते हैं, नहीं स्टमक कहते हैं, स्टमक नहीं भी कहा जाता है। तो पेट में नीचे की ओर बिल्कुल दाएं साइड में जो भाग पाया जाता है प्लीहा, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं, वहीं पर ब्लड होता है जो स्टोर रहता है। जब ब्लड स्टोर रहता है, जहां पर जो चीजें स्टोर रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। जहां पर जो चीजें स्टोर रहती हैं, अब जैसे जहां पैसा स्टोर रहता है उसे बैंक बोलते हैं भैया, वैसे जहां ब्लड स्टोर रहेगा वहां ब्लड बैंक को और ब्लड बैंक बोला जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, इसी स्प्लीन को कहते हैं। इसी स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। क्योंकि इसी में खून जो है, रक्त है, जो ब्लड है, जो स्टोर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जरा जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? विज्ञान के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार, डॉक्टरों के अनुसार हमारे शरीर में, ठीक है, हमारा जो रक्त होता है उसके साथ 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, भाई डेसिबल क्यों? क्योंकि अभी भी चिकित्सालयों में जो रक्त को मापा जाता है, जिसका मापन किया जाता है, वो डेसीलीटर में ही किया जाता है। ठीक है, लीटर में नहीं किया जाता, डेसीलीटर में किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपके रक्त में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल भैया जैसे आप चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, कभी कभार तेल वसा है, तेल वसा कोलेस्ट्रॉल है, शरीर को लाभप्रद है, मतलब ठीक ठाक, मतलब लाभदायक है, खाने से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है यानी सेलों को भी ये ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन एक सीमित मात्रा तक ऊर्जा प्रदान करता है। ये नहीं आपकी बहुत ज्यादा तेली खा ले। जब बहुत ज्यादा तेली खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा तेली खाने के साथ वसा जम जाता है। वसा कहाँ जम जाता है? सिराओं में जम जाता है तथा धमनियों में जम जाता है। जब वसा सिराओं और धमनियों में जम जाता है, जिससे ब्लड आता है तथा फिर जब पूरे शरीर में पहुंचाया जाता, आएगा और जाएगा, और जब उसी धमनी या सिराओं में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो हृदय आघात बढ़ जाएगा कि नहीं? क्योंकि धमनियों में जैसे ही वसा, ये मान लो सिरा है, ऐसे ऐसे वसा जम गई, ऐसे ये वसा जम गई, और इससे ब्लड पहले बहुत तेजी से जा रहा था, बहुत आराम से ऐसे 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 जा रहा था, यहाँ पर तुम्हारी वसा जमने लगी, तो बहुत तेजी से जाता है और बहुत अधिक उसमें उत्पन्न करता है, जिससे हृदय आघात यानी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो अधिक कोलेस्ट्रॉल मतलब अधिक चिपचिपा तेली खाने से भी हृदय आघात का खतरा बढ़ जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। सीमित मात्रा होनी चाहिए। सीमित मात्रा मतलब आपके डेसीलीटर प्रति डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल ठीक है,
इतना है तो ठीक है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और लाभप्रद भी रहेगा आपके शरीर के लिए, हार्मफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इससे ज्यादा खा रहे हैं, इससे ज्यादा ले रहे हैं, तो ये तुम्हारे शरीर के लिए ही क्या, आपके हृदय आघात के खतरे को बढ़ा देता है। ज्यादा चिकने पदार्थ वैसे भी डॉक्टर मना करता है इसलिए, और ज्यादा चिकनी खाने से, ज्यादा तेल वसा और जिसमें फैटी जो फूड होते हैं उनको खाने से क्या होता है, हृदय आघात का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वसा जो होती है वो सिराओं में और धमनियों में जमना चालू हो जाती है। जब सिराओं में और धमनियों में जब वसा जमने लगेगी तो ब्लड आएगा कैसे, मतलब बहुत आराम से आ रहा था, जब तक वसा नहीं जमी थी ठीक ठाक था, मतलब बहुत आराम से आ रहा था, हार्ट तक आ रहा था, फिर हार्ट पर बिल्कुल उसको शुद्ध कर फिर पूरे शरीर में पहुंचा दे रहा था। ठीक है, ऑक्सीजन मिलाकर पूरे शरीर में उसको पहुंचा दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें वसाएं जमने लगी, अब उसके क्षेत्र क्या हुआ, पहले क्षेत्र इतने में जा रहा था, फिर उसका क्षेत्र इतना हो गया, तो बहुत तेजी से जाता, बहुत तेजी से। जब आराम से आप इतने बड़े क्षेत्र में जा रहे हो और आपको इतना बड़ा कर दिया जाए तो आपको संकट के साथ जाना पड़ता है। जब आपको संकट के साथ जाना पड़ता है, उसके साथ बहुत तेजी के साथ जाने के लिए जब पानी, जैसे आप नली में देखो, नली में जैसे बहुत बड़ा पाइप हो, तो जब पाइप से पानी गुजारा जाता है तो बहुत आराम से, उसका पाइप छोटा कर दो तो बहुत दूर देखो पानी गिरता है। जब बहुत दूर गिरता है तो बहुत तेजी से, यानी उष्मा भी उत्पन्न करता है। जैसे उष्मा उत्पन्न करता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा भी आपके लिए बन जाता है। इसीलिए ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग ना करें, ज्यादा तेली चीजों का प्रयोग ना करें। और आपके रक्त में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके रक्त में प्रति डेसीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो प्रति डेसीलीटर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो 200 ग्राम है। ठीक है, पर्याप्त है। ठीक, निकालते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन अच्छा, रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो काहे के कारण, इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, तथा हीमोग्लोबिन में पाया क्या जाता है, फेरस, इसका मतलब लोहा, आयरन, Fe, जिसका प्रतीक होता है Fe, आयरन। अच्छा, मेल में इसकी मात्रा जो होती है, यानी पुरुषों में इसकी जो मात्रा होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी प्रति डेसीलीटर ब्लड में 14 ग्राम क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और महिलाओं में इसकी मात्रा, यानी वुमेन में, फीमेल में इसकी जो मात्रा है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। मेल में इसकी मात्रा जो होती है वो होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और जो फीमेल में जो इसकी मात्रा होती है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। अच्छा, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, यानी आयरन की मात्रा भी, लोहे की मात्रा भी ज्यादा है। फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, यानी कि फेरस यानी आयरन की मात्रा भी कम है। आयरन की मात्रा ज्यादा है पुरुषों में, इसलिए पुरुषों का शरीर है वो सख्त है यानी हार्ड है थोड़ा, लेकिन महिलाओं का जो शरीर है वो सॉफ्ट है। किसकी अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, कम पाई जाती है, और जिसमें जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर उतना आयरन है और उसका शरीर उतना ही
मजबूत है, कठोर है, ये जान लो। जिसमें जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसका शरीर उतना ही सख्त, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोहा, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, आयरन, और आयरन के कारण ही महिलाओं का जो शरीर है साफ होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उनका शरीर जो है सॉलिड है, यानी कि हार्ड। किसकी अपेक्षा, महिलाओं की अपेक्षा, ये ना कह देना लोहे की अपेक्षा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, वर्क ऑफ ब्लड। वर्क ऑफ ब्लड, रक्त की कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य तो है इसका ताप का नियंत्रण करना, ताप का नियंत्रण। ताप का नियंत्रण कैसे करता है, ताप का नियंत्रण भैया कैसे करता है, जैसे ही आपने जन्म लिया होगा उसके बाद क्या हुआ होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है यानी रुधिर परिसंचरण है वो आपके शरीर में पूर्णतः स्टार्ट हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा, और जो चीज बार बार आएगी जाएगी वो ताप को बनाएगी, यानी टेम्परेचर को उत्पन्न करेगी। जो टेम्परेचर देखो ना, अगर हाथ को ऐसे ऐसे रगड़े, एक बार आया एक बार गया, एक बार आया एक बार गया, अगर ऐसे ऐसे बार बार हम रगड़े हाथ को, तब क्या होता है, इससे क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है। तो बताओ, जो चीज बार बार एक बार हार्ट में आई, फिर हार्ट ने पंप की, फिर आया खून, फिर पंप किया, तो इससे क्या हुआ, इससे उत्पन्न होती है क्या, हीट। तो ताप का नियंत्रण भी, टेम्परेचर का नियंत्रण भी कौन करता है, तो ब्लड करता है, रक्त करता है। नंबर सेकेंड इसका काम है जो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जो चीज आपने खाई उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व होंगे, और ब्लड के ही द्वारा ये पूरे शरीर में पोषक पदार्थ फैला दिए जाते हैं। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। हिंदी मीडियम का चैप्टर है, इसलिए इसको इंग्लिश में नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले सीखें। आगे क्या करता है, O2 और CO2 का परिवहन करता है, O2, CO2 का परिवहन करता है। क्या होता है, जब ब्लड पूरे शरीर में भेजा जाता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाना ही शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाना ही इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त है। क्या होता है, जब हम पूरे शरीर से ब्लड जो होता है पूर्णतः जब हार्ट में आ जाता है, तो उसे फेफड़ों के द्वारा, कुछ धमनियों के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा क्या होता है, उसको सब शुद्ध कर दिया जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिला दी जाती है, O2 मिला दिया जाता है। जैसे ही फेफड़ों द्वारा हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है, तो वो ब्लड क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पूरे हार्ट क्या करता है, उसी शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। जब पूरे शरीर में पहुंचा देता है तो फिर पहुंचाया गया आएगा भी भाई, एक बार जाता है एक बार आता है, और जब आएगा तब वो पूर्णतः अशुद्ध होकर आएगा, यानी CO2 लेकर आएगा, CO2 लेकर आएगा। तो बताओ, O2 और CO2 का परिवहन यानी आने और ले जाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी जो वेस्टेज होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। अच्छा, ब्लड को जो भी वेस्टेज मिलते हैं, जो भी गंदगियां मिलती हैं, वो क्या करता है, ब्लड क्या करता है, किडनी के पास ले जाता है।
किडनी क्या करती है, उसी ब्लड से डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, डायलिसिस के द्वारा क्या होता है, उन्हीं गंदगियों को ऑब्जर्व कर लेती है, अपने में समेट लेती है, निकाल लेती है गंदगियों को और कहती है ब्लड से जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, हमने तुमको शुद्ध कर दिया है, साफ कर दिया है। तो किडनी क्या करती है, उसे वेस्टेज को पूर्णता निकाल लेती है और ब्लड को पूर्णता भेज देती है। किस प्रक्रिया के द्वारा, डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। तथा रक्त को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है, किडनी द्वारा रक्त को, ब्लड को शुद्ध करना ही, प्योर करना ही क्या कहलाता है, डायलिसिस। ठीक, तो डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, डायलिसिस के द्वारा रक्त शुद्ध होता है और किडनी जो है वेस्टेज को रख लेती है और रक्त को पुनः कहती है ठीक है आप जाइए, आपका काम हो गया। ठीक, तो उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करेगा। इसके बाद आगे फिर क्या ब्लड कहता है, ब्लड में जो 60% भाग है वो क्या है, प्लाज्मा का है। इसी भाग को हम लोग लिक्विड पार्ट बोलते हैं, इसी भाग को हम लोग लिक्विड पार्ट बोलते हैं, लिक्विड पार्ट। ठीक, तथा जो 60% भाग है वो कॉर्पस का है। जो 40% भाग है, जो 40% भाग है वो कार्पल्स का है। जो 40% भाग है वो कार्पल्स का है, यानी रुधिराणुओं का है। यानी रुधिराणुओं का। इसमें जो 60% भाग होता है वो लिक्विड का है और जो 40% भाग होता है वो कार्पल्स का है, यानी रुधिराणुओं का। ठीक है, इसी में क्या होता है, कौन पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन पाया जाता है, फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। ठीक, इसी में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, इसी में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन एक भाग है प्रोथ्रोम्बिन। भाग है ये प्रोथ्रोम्बिन का। तथा इसमें क्या पाए जाते हैं, रुधिराणुओं में क्या पाए जाते हैं, जो इसका जो सॉलिड वाला भाग है, सॉलिड भाग कौन सा है, 40%। ठीक है, लिक्विड पार्ट कौन सा है, जो प्लाज्मा का भाग होता है वो कितना होता है, 60% होता है हमारे रक्त में। चलो ये खैर इधर समझो पहले, इसमें होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और रेड प्लेटलेट्स। ये 3 भाग होते हैं जो सॉलिड के होते हैं, यानी रुधिराणुओं में कौन कौन से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, ये ब्लड को गाढ़ा रखते हैं, ब्लड को गाढ़ा बनाते हैं। यानी अगर ब्लड से हम लोग फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन निकाल दें तो ब्लड क्या होता है, हल्का हो जाता है, यानी जो ब्लड है वो और गाढ़ा नहीं रहता और हल्का हो जाता है, हल्के पीले कलर। वैसे तो प्लाज्मा भी पीले कलर का होता है, और जब इससे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन निकाल दें तो और ये हल्का हो जाता है। मतलब पहले अगर ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं तो इसका मतलब है ये ब्लड है जो गाढ़ा है, अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो इसका मतलब है जो ब्लड है जो हल्का है, जो और हल्के कलर का। प्लाज्मा होता है पीले कलर का, ठीक है,
तथा अगर डॉक्टरों को देखेंगे तो जब आप कभी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं इसलिए उसमें डॉक्टर क्या करता है, खून निकालता है। तो जो खून निकालता है तो भैया वो ब्लड जांच नहीं करता है, ब्लड का सैंपल लेता है, उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा अतः इन चीजों अगर दोनों को हम लोग निकाल लें उसके बाद जो ब्लड बचता है उसको कहते हैं सीरम। सीरम अगर आप इसको फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दें तो उसके बाद जो बचा हुआ ब्लड है, अब इनको निकाल देंगे तो ब्लड हो जाएगा हल्का भैया। जब हल्का हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं सीरम। और डॉक्टर क्या करता है, इसी सीरम की जांच के द्वारा आपके शरीर की बीमारियों को बताता है। डॉक्टर क्या करता है, इसी सीरम की जांच के द्वारा आपके शरीर की बीमारियों को बताता है। ठीक है। डॉक्टर भैया जब खून निकालता है तो क्या करता है, उसमें जो फाइब्रोनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है उनकी जांच नहीं करता है। उसके बाद अगर ये जो नीचे तली में बैठ जाते हैं उसके बाद देखना इतनी बड़ी वो लिए होता है, इसको परख नली जैसे कहते हैं, जो डिबिया होती है उसमें खून, उसमें जो होता है ये जो बिल्कुल तली में बैठ जाते हैं उसमें पीला पीला जो ऊपर का पदार्थ होता है वो सीरम होता है। उसी के द्वारा डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर की बीमारियों के बारे में बताता है कि वास्तव में आपके शरीर में कौन बीमारी है ना। ब्लड चक्कर ना पड़ेगा कि ब्लड निकाल लिया जाता है, ब्लड को देखकर ही डॉक्टर जो बीमारियों को बताता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सीरम की जांच करता है। ठीक है। तो आरबीसी होती है, आरबीसी जो हमारे शरीर में वो 50 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है 10,000, और जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स भैया 2 लाख के बराबर होती है। 2 लाख, 2 लाख यानी इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 120 दिन होता है। 120 दिन बाद क्या होती है, आरबीसी बेकार हो जाती है, कोई काम की नहीं बचती है। तो इनका जो आरबीसी का जीवन काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का वही टाइम पीरियड होता है भैया 4 या 5 दिन के करीब, आप बोल सकते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 दिन के करीब, 4 से 5 दिन के करीब। और इनका जो होता है 7 डेज के करीब। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है यानी टाइम पीरियड होता है वो 7 दिन के करीब होता है। चलो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पार्ट नंबर 1 है, कम से कम 7 से 8 पार्ट आपको ब्लड में मिलेगी। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए खैर इतना ही भैया, इतना नोट कर लें। इसके बाद हम लोग कल बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे और कल आगे इसके सीखेंगे। इतना आप नोट कर लें अपनी कॉपी पर कि आपको शाम को 7 बजे के बाद आपको YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे ही चैनल पर। लिंक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी, उससे हमारे ही चैनल पर आप पहुंच जाइएगा और इसको पढ़िएगा। तो खैर भैया ठीक है, ये तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खैर, जय हिंद।